हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं भौगोलिक चिंतन के बारे में, यानी कि ज्योग्राफिकल थॉट के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे जर्मन भौगोलिक चिंतन। तो चलिए हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। जर्मन भूगोलवेताओं में हम सबसे पहले जो विचारधारा पढ़ेंगे वो रेड जेल महोदय की विचारधारा पढ़ेंगे। तो भाई, जो रेड जेल महोदय थे वो जर्मन भूगोलवेता थे। उनका जन्म हुआ था वर्तमान पर्सिया में। वो प्राणी शास्त्र में और जीव शास्त्र में रुचि रखते थे। मानव भूगोलवेता थे। डार्विन के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। कौन? रेड जेल महोदय। फिर है भाई, इन्होंने एक बुक लिखी थी जो कि 2 खंडों में आई थी। बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। बुक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। फर्स्ट जो इनका खंड आया, पहला खंड आया 1882 में पब्लिश हुआ था। और जो ये पहली बुक थी, इसमें क्या लिखा था? नियतिवादी विचारधारा के बारे में इसमें लिखा हुआ था। फिर दूसरा खंड इनका आया, वो आया 1891 में, और इस खंड में इन्होंने मानव केंद्रित विचारधारा के बारे में लिखा हुआ था। तो ये था इनकी कौन सी बुक थी? एंथ्रोपोजियोग्राफी, उसके बारे में। फिर आगे है भाई, इनको क्या क्या कहा जाता था, किस किस नाम से इनको जाना जाता था? इनको फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता था, फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहा जाता था, और प्रो फाउंडर ऑफ डिटर्मिनिज्म कहा जाता था। इसको भी अच्छे से याद रखना, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। जो रेड जेल महोदय थे उनको फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी एंड प्रो फाउंडर ऑफ डिटर्मिनिज्म कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है भाई, इन्होंने राज्य की तुलना जीव से की भाई, और इन्होंने राजनीतिक भूगोल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था, इसीलिए तो ये राजनीतिक भूगोल के पिता कहलाए। तो जो राज्य की तुलना है वो किससे की? रेड जेल महोदय ने राज्य की तुलना की जीव से। कैसे? जैसे एक जो जीव होता है वो अपने जीवन को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकता है, उसी तरह से ही एक राज्य को, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए जो छोटे साम्राज्य हैं उनको अपने अंदर मिला लेना चाहिए, बेशक से चाहे शक्तिपूर्वक मिलाना पड़े। ठीक है, ये इनकी विचारधारा थी। फिर भाई, इनकी एक और बुक थी, उस बुक का नाम था वालर कुंडे। क्या नाम था? वालर कुंडे नाम की एक बुक और थी। और जो वालर कुंडे बुक थी वो मानव जाति के इतिहास से रिलेटेड थी भाई। ठीक है। नेक्स्ट है भाई, इनकी जो विधि थी वो कौन सी विधि थी? निगमनात्मक विधि यूज करते थे ये। नेक्स्ट है भाई, ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो, डार्विन का जीव विकासवाद के सिद्धांत को रेड जेल ने मानव समाज पर क्या किया? अप्लाई किया, और 1897 में एक फेमस बुक लिखी। उस बुक का नाम था राजनीतिक भूगोल। ठीक है। तो क्या है? डार्विन के जीव विकासवाद सिद्धांत से प्रभावित होकर रेड जेल ने एक बुक लिखी थी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, यानी कि राजनीतिक भूगोल। और जो ये राजनीतिक भूगोल थी, इसमें इन्होंने कहा कि राज्य को अपने क्षेत्र बढ़ाने के लिए ऐसे ही संघर्ष करना चाहिए जैसे एक जीव अपने जीवन को बढ़ाने के लिए करता है। ठीक है। और यही कारण था कि यही बुक आने के बाद जो ये साम्राज्यवाद जो है जर्मनी में, उसने जोर पकड़ लिया। जो बड़े बड़े राज्य थे वो छोटे राज्यों को अपने राज्य में मिलाने लग गए। कारण क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया भाई। ठीक है। आगे है एक, ये 3-4 बुक और हैं इनकी, उनका नाम और देख लीजिए। ये सारे की सारी बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखो, ये बुक थी ड्यूसलैंड। ड्यूसलैंड जो बुक थी वो जर्मनी के भूगोल के ऊपर केंद्रित थी, यानी कि जर्मनी के भूगोल के बारे में ड्यूसलैंड बुक में लिखा हुआ था। नेक्स्ट बुक थी भाई डाई उर्डे उंड डास लेबेन। क्या नाम है? डाई उर्डे उंड डास लेबेन। ये बुक का नाम है, जर्मन भाषा में ये नाम लिखा है। इसका अर्थ है द अर्थ एंड द लाइफ। ठीक है। दोनों ही, इंग्लिश मीनिंग भी याद रखना और जो जर्मन वाली जो बुक है ये भी याद रखना। बुक्स के नाम पूछ लेते हैं। अगर मान लो पूछ लेंगे, मीनिंग पूछ लेंगे, डाई उर्डे उंड डास लेबेन का क्या अर्थ है, तो आपको पता होना चाहिए द अर्थ एंड द लाइफ, पृथ्वी और जीवन। फिर नेक्स्ट बुक थी द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। पब्लिश हुई थी ये 1846 में। क्या नाम था बुक का? द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। 1846 में ये पब्लिश हुई थी। तो ये जितना भी आपने ये पढ़ा है ना, इसमें से एक भी पॉइंट छोड़ने का नहीं है, और बिल्कुल स्टोरी की तरह आप इसको याद कर सकते हो। ये रेड जेल महोदय की विचारधारा थी भाई। एक बार फिर से बता देती हूँ मैं बुक्स के नाम आपको। बुक्स के नाम थे एंथ्रोपोजियोग्राफी, 2 खंडों में थी। पहला खंड था, उसमें नियतिवादी विचारधारा से रिलेटेड लिखा था। 1882 में पहला खंड इसका प्रकाशित हुआ।
दूसरा खंड था वो 1891 में ये पब्लिश हुआ और मानव केंद्रित विचारधारा के ऊपर बेस्ड थी। फिर इन्होंने एक बुक लिखी वालरकुंडे, जो कि मानव जाति के इतिहास से रिलेटेड थी। इनकी जो पढ़ाने की ये जो विधि थी वो थी निगमनात्मक विधि थी भाई। फिर इन्होंने एक बुक लिखी राजनीतिक भूगोल के बारे में। फिर उसके बाद इन्होंने और जो बुक लिखी थी उनके नाम थे ड्यूसलैंड, जो कि जर्मनी के भूगोल के ऊपर बेस्ड थी। दूसरी थी डाई उर्डे उंड डास लेबेन, जिसका मतलब है द अर्थ एंड द लाइफ। उसके बाद बुक आई हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, 1846 में ये पब्लिश हुई। तो भाई ये इतना था रेडजेल महोदय के बारे में। नेक्स्ट है रिस्तोफेन महोदय के बारे में। जो ये रिस्तोफेन महोदय थे, इन्होंने भूगोल को कोरोलॉजी साइंस कहा। क्या कहा भूगोल को? कोरोलॉजी साइंस। किसने कहा? रिस्तोफेन महोदय ने कहा, ठीक है। फिर इन्होंने ये डिवाइडेशन किया था वर्ल्ड के सभी पार्ट्स का। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये पदानुक्रम पूछ लिए जाते हैं। तो 4 भागों में इन्होंने वर्ल्ड के पूरे पार्ट को, पूरे वर्ल्ड को बांटा। 4 भाग कौन से थे? ये पहले मैंने इसको लिखा जर्मनी लैंग्वेज में, फिर लिखा है हिंदी में। तो जो जर्मनी वाले हैं वो भी याद रखना, उसको हिंदी में क्या कहा जाता है ये भी पढ़ना है, ठीक है। देखिए इन्होंने जो 4 पदानुक्रम बताए, पहला था अर्ड टेल, जिसको हिंदी में कहा जाता है विश्व के वृत्त भाग। दूसरा था लेंडेर का मतलब है प्रमुख क्षेत्र। तीसरा था लैंडशाफ्टेन का मतलब है लघु प्रदेश भूदृश्य। चौथा था लिक्चनटेन का मतलब है इलाका। तो ये चारों के चारों जर्मन लैंग्वेज में भी याद रखने हैं और हिंदी में भी याद रखने हैं। किसने किया ये 4 भागों में डिवाइडेशन वर्ल्ड को? ये किया रिस्तोफेन महोदय ने। और ये जर्मनी भौतिक भूगोलवेता थे। ये जर्मन के एक भौतिक भूगोलवेता थे, भूगर्भ शास्त्री भी थे भाई। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने कोयले की खदानों के मानचित्र तैयार किए थे और इन्होंने जो सामान्य और जो प्रादेशिक भूगोल है उसमें अंतर स्पष्ट किया और जो प्रादेशिक अध्ययन है उस पर जोर दिया। और इन्होंने क्या किया? जो फ्योर्ड तट और जो रिया तट है इसमें डिफरेंस बताया भाई। और इन्होंने ये बताया जो फ्योर्ड तट हैं वो तो ग्लेशियर वाले क्षेत्र में बनते हैं और रिया तट बनते हैं रिवर वाले क्षेत्र में। फिर इसके बाद इन्होंने चीन के ऊपर एक बुक लिखी, जिस बुक का नाम था चीन का भूगोल या ज्योग्राफी ऑफ चाइना। और इन्होंने क्या किया था? चीन की यात्रा की और लोएस जो जगह है वहाँ पे उस लोएस में जाके और मिट्टी के जमाव को ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और उसका भूगर्भिक संरचना का अध्ययन कैसे किया, जो मिट्टी है वहाँ की उसके बारे में अध्ययन किया, जिससे उन्होंने ये पता लगाया जो ये मिट्टी है इसका जमाव किस प्रकार हुआ है, कहाँ से ये मिट्टी आई है, ठीक है। तो इतना था ये रिस्तोफेन महोदय के बारे में। एक बार फिर से देख लीजिए। रिस्तोफेन महोदय ने कोरोलॉजी साइंस कहा भूगोल को, ठीक है। कोरोलॉजी साइंस का भूगोल को वर्ल्ड को 4 भागों में बांटा, अर्टेल, लैंडशाफ्टेन और लिक्चनटेन, यानी कि विश्व के वृत्त भाग, विश्व के प्रमुख भाग, लघु प्रदेश भूदृश्य और इलाका, ठीक है। तो ये इलाका वाला क्वेश्चन तो आया भी था भाई, ठीक है। और ये एक भौतिक भूगोलवेता थे। इन्होंने एक बुक लिखी, बुक का नाम था चीन का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी ऑफ चाइना। और इन्होंने चीन की यात्रा भी की, वहाँ के जो लायस प्रदेश है वहाँ की मिट्टी के बारे में ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और उस मिट्टी की उत्पत्ति का भी अध्ययन किया कि भाई इस मिट्टी की उत्पत्ति कैसे हुई है। ये एक भूगर्भ शास्त्री थे। इन्होंने कोयले की खदान के मैप तैयार किए और उत्तरी चीन के जो ये लोएस था वहाँ का अध्ययन तो मैंने बता ही दिया आपको। फिर इन्होंने प्रादेशिक अध्ययन पर जोर दिया और सामान्य और प्रादेशिक भूगोल में अंतर स्पष्ट भी किया। सामान्य और प्रादेशिक भूगोल में अंतर स्पष्ट करने वाले पहले जर्मन भूगोलवेता थे रिस्तोफेन, ठीक है। फिर इन्होंने फ्योर्ड तट और रिया तट में भी अंतर बताया। ये इन्होंने बताया कि जो फ्योर्ड तट हैं वो ग्लेशियर क्षेत्र में बनते हैं और रिया तट जो है वो रिवर वाले क्षेत्रों में बनते हैं। नेक्स्ट भूगोलवेता हैं वो हैं एल्फ्रेड हैटनर महोदय भी जर्मन के ही वैज्ञानिक थे और इन्होंने भूगोल को क्षेत्रवर्णी विज्ञान कहा। हैटनर महोदय ने भूगोल को क्षेत्रवर्णी विज्ञान कहा। और भाई ये देखिए हमने जितने भी भूगोलवेता पढ़े हैं लगभग सभी भूगोलवेता
क्या फॉलो कर रहे हैं, डिटर्मिनिज्म को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये क्या थे, ये संभववादी विचारधारा के समर्थक थे भाई। इन्होंने क्षेत्रीय विभिन्नता शब्द का यूज किया। क्या किया, क्षेत्रीय विभिन्नता शब्द सबसे पहले किसने दिया, हैटनर महोदय ने दिया भाई, ठीक है। और इनकी जो बुक्स हैं वो बुक्स कौन सी हैं वो देखिए। पहली बुक है तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल। इनको जर्मन में इस बुक को इन्होंने कहा वर्गली चेंड लैंडेर कुंडे, ठीक है। दूसरी है यूरोप का प्रादेशिक भूगोल, जो कि 1904 में पब्लिश हुई, ठीक है। नेक्स्ट है कोलंबियन एंडीज की यात्रा। फिर इससे आगे है लैंडफॉर्म के लिए एक शब्द दिया इन्होंने, लैंडशाफ्ट कुंडे। लैंडशाफ्ट कुंडे वर्ड यूज किया लैंडफॉर्म्स के बारे में इन्होंने। फिर से देख लीजिए भाई, ये क्या थे, क्षेत्रवर्णी विज्ञान कहा इन्होंने भूगोल को, और ये संभववादी विचारधारा के समर्थक थे। क्षेत्रीय विभिन्नता शब्द का यूज भी इन्होंने ही किया। लैंड फॉर्म्स के लिए एक शब्द यूज किया, लैंडशाफ्ट कुंडे। 3 बुक्स हैं इंपॉर्टेंट। पहली है तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल, जर्मन लैंग्वेज में कहेंगे वर्गली चैंड लैंडेर कुंडे। दूसरी है यूरोप का प्रादेशिक भूगोल, 1904 में पब्लिश हुई। तीसरी है कोलंबियन एंडीज की यात्रा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हैटनर महोदय के बारे में। नेक्स्ट है ओस्कर पेस्चेल। ओस्कर पेस्चेल महोदय भी जर्मन भूगोलवेता थे। इनकी एक इम्पोर्टेंट पत्रिका थी भाई, वो थी डस ओसलैंड। क्या थी, डस ओसलैंड। ये एक मानव शास्त्री थे पेस्चेल महोदय, और जो कार्ल रीटर महोदय ने एक तुलनात्मक पद्धति दी थी उसकी इन्होंने आलोचना की, और उस पद्धति में कार्ल रीटर ने जो क्षेत्रीय इकाइयां हैं उनकी तुलना की थी भाई। और इन्होंने क्या कहा पेस्चेल महोदय ने कि जो क्षेत्रीय इकाइयां हैं वो तुलनात्मक नहीं होती हैं। तो कार्ल रीटर महोदय की तुलनात्मक विधि की आलोचना की थी भाई इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट है हिमनदी के द्वारा बनाए गए जो फ्योर्ड तट थे उनका अध्ययन किया, किसने, पेस्चेल महोदय ने। फिर है भूगोल, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों को अलग अलग बताया था भाई पेस्चेल महोदय ने कि मानव भूगोल अलग होता है और भौतिक भूगोल अलग होता है। फिर इन्होंने कुछ बुक्स लिखी, वो बुक्स देखिए। पहली बुक थी द रेसेस ऑफ मैनकाइंड एंड द ईयर। नेक्स्ट थी भूगोल के अध्ययन की नई सैद्धांतिक समस्याएं। नेक्स्ट थी भाई ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और पब्लिश हुई 1976 में। फिर से देख लीजिए एक बार पेस्चेल महोदय के बारे में। एक इम्पोर्टेंट पत्रिका थी डस ओसलैंड, एक मानव शास्त्री थे ये पेस्चेल महोदय, और रीटर महोदय की तुलनात्मक विधि की आलोचना करते हुए कहा कि जो क्षेत्रीय इकाइयाँ होती हैं उनकी तुलना नहीं होती है, आपस में ये तुलनात्मक नहीं होती हैं। फिर उसके बाद इन्होंने हिमनदी के द्वारा बनाए गए फ्योर्ड तटों का अध्ययन किया और मानव भूगोल और भौतिक भूगोल को अलग अलग बताया। फिर ये 3 बुक्स थी, द रेसेस ऑफ मैनकाइंड एंड द ईयर। दूसरी थी भूगोल के अध्ययन की नई सैद्धांतिक समस्याएं, और तीसरी थी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो पब्लिश हुई 1976 में। नेक्स्ट है भाई अल्बर्ट पैंक महोदय। जो पैंक महोदय हैं वो भी जर्मन भूगोलवेता थे, और इन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृतिक शब्द दिया था, किसने, अल्बर्ट पैंक महोदय ने। 2-3 वर्ड और दिए थे, वो और देखिए, ऑस्ट्रिया और गोंडवाना, ये शब्द भी पैंक महोदय ने ही दिए थे। क्या, भू आकृतिक शब्द, ऑस्ट्रिया शब्द और गोंडवाना शब्द, ये तीनों शब्द किसने दिए, पैंक महोदय ने दिए थे भाई। और ये एक भू आकृतिक वैज्ञानिक भी थे। इन्होंने बताया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे वाष्पीकरण दर भी बढ़ती है। देखो भाई, बताया तो और किसी ने भी था पहले, लेकिन इन्होंने अप्लाई करके और फिर प्रूव करके दिखाया था, ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल जोग्राफर थे ये, और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, और इन्हीं के ही सुझाव पर जो स्थलाकृतिक मैप बनते हैं ना वो बनाने शुरू किए गए थे। क्या, ये एक फिजिकल जोग्राफर थे और इन्होंने सुझाव दिया था स्थलाकृतिक मैप बनाने का, ठीक है। फिर तब से जो स्थलाकृतिक मैप हैं वो बनने शुरू हो गए थे। इनकी एक इम्पोर्टेंट बुक है भाई, बुक का नाम है द एल्प्स इन द आइस एज। बुक पब्लिश हुई 1909 में, और इसके अंदर क्या वर्णन था, यूरोप के जो पर्वत हैं उनका वर्णन किया गया था। तो
ये था पैंक महोदय के बारे में। एक बार रिपीट कर लेते हैं कि भाई जो पैंक महोदय हैं वो फिजिकल जोग्राफर थे, भू आकृतिक वैज्ञानिक थे, ऑस्ट्रिया गोंडवाना और भू आकृतिक शब्द दिए इन्होंने, और जो टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे वाष्पीकरण दर भी बढ़ती है ये भी बताया इन्होंने, प्रूफ करके बताया। फिर इन्होंने एक बुक लिखी थी और बुक का नाम था द एल्प्स इन द आइस एज। पब्लिश हुई ये बुक 1909 में और यूरोप के पर्वतों का इसमें वर्णन किया गया था। और इन्होंने पैंक महोदय ने सुझाव दिया कि जो स्थलाकृतिक मैप हैं वो बनाने चाहिए, तो तब से स्थलाकृतिक मैप बनाने शुरू किए गए थे भाई। ये हमने जो जर्मन विचारधारा का जो भौगोलिक चिंतन है वो पढ़ा, जिसमें हमने रेडजेल महोदय, रिस्तोफेन, हैटनर, पेस्चल और पैंक महोदय के बारे में पढ़ा भाई। एक भी लाइन इसमें छोड़ने लायक नहीं है। एक लाइन ऐसी आप मान लो छोड़ गए और वहीं से एक क्वेश्चन बन गया, फिर आप पछताओगे भाई। तो मैंने जितना करवाया है इसकी एक एक लाइन अच्छे से याद करना भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। बाय बाय।